जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो पढ़ना है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जो सिलेबस आउटलाइन है एमडी कैट की टॉपिक 3 एंड 4 के हवाले से, उसमें हमारे पास सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स हैं और उसके जो कंपाउंड्स जिस तरह पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम फिर अल्कोहल्स की बात करेंगे और फिनोल्स की बात करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स से स्टार्ट अपनी। एल्काइल हैलाइड्स आप लोग देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है? हमारे पास इनको क्लासिफाई किया जाता है दो तरह से। हमारे पास पहले अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर हमारे पास एक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम मौजूद है तो उसको मोनोहैलोअल्केन बोलेंगे। अगर दो हैं तो उसे डाइहैलोअल्केन बोलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक मार्किंग में लिखा हुआ है इनको। और अगर दो से ज्यादा हैलोजन एटम्स एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे तो दे वर जनरली कॉल्ड एज द पॉलीहैलोअल्केन्स। क्लियर? हमने अपने सिलेबस में जिन अल्काइल हैलाइड्स की बात करनी है, जिन हैलोअल्केन्स की बात करनी है, दे आर मोनोहैलोअल्केन्स। आगे मोनोहैलोअल्केन्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द अल्फा कार्बन। व्हाट इज अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विद व्हिच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है तो वो जो कार्बन एटम होता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट टू द अल्फा बीटा कार्बन होता है। बट राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द अल्फा कार्बन। अगर मेरे पास मोनोहैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो आगे एक कार्बन के साथ अटैच है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्फा कार्बन की नेचर प्राइमरी है। अल्फा कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच है, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास अल्फा कार्बन की नेचर सेकेंडरी है, मतलब ये जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, ये आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो दैट अल्काइल हैलाइड विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और बिल्कुल इसी तरह अगर अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, वो आगे तीन कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो दे आर कॉल्ड एज द tertiary alkyl halides. So that was a little intro about the classification. You must know that. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जो कि आपके इस टॉपिक में एमडी कैट के सिलेबस में नंबर 1 पोजीशन पे है, कि हैलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड हमारी डेली यूजेज लाइफ में कहां पे किन कंपाउंड्स की फॉर्म में बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हैलोथेन की। आपके सामने है, दिस इज एनेस्थीसिया। ये एक बेहोशी की दवा है, आप देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए कि एमडी कैट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। आपके सामने ये बेसिकली एक इथेन है, बेसिकली दो कार्बन की चेन है। इसके साथ द ब्यूटी इज दिस कि एक कंपाउंड में तीन तरह के हैलोजन एटम्स पाए जाते हैं। फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, और ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। इसमें ये जो कार्बन है एक, ये कार्बन अगर आप गौर से देखते हैं, इफ आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट वन, तो आपके सामने इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक माइनर सा फर्क है। इस कार्बन के साथ तीन हैलोजन एटम एक जैसे एटम अटैच है और चौथा बॉन्ड इसका कार्बन से बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये जो कार्बन है इसके चार के चार बॉन्ड्स, अगर इसको मैं एज अ सेपरेट ग्रुप कंसीडर करूं तो आपके चार के चार जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं। मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर एमडी कैट में क्वेश्चन किया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और वो आपके सामने मिसाल दे दे, आपको क्लोरोफॉर्म कह दे जो कि इसका कंपाउंड है, रिलेटेड अल्काइल हैलाइड्स के कंपाउंड्स हैं, हाँ, हमें वो कार्बन टेट्राक्लोराइड कह दे और हैलोथेन कह दे, तो यू विल आंसर दैट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें जो कायरल कार्बन है दैट इज बीइंग अटैच्ड विद द all four bonds with the different atoms in the group. बहरहाल ये एक एनेस्थीसिया है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका आईपैक नेम आपको मालूम होना चाहिए। हमने रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उस प्रोसीजर के बाद जो नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है हमने वहां से करनी होती है जहां पे हैलोजन एटम अटैच हो। और अगर कोई ऐसा केस आ जाए जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन एटम्स पे हैलोजन से अटैच हो, देन वी शैल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन अटैच है जिस तरफ, मैं वहां से नंबरिंग करूंगा। तो इसका जो आईपैक नेम होगा, दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2। अब हमने जब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लेना है तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो बी से ब्रोमो में पहले स्टार्ट करूंगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो इथेन।
तो ये आप नाम भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी, जो MCAT में आपसे पूछा जा सकता है। वन मोर थिंग, हैलोथेन में जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, जो बेहोशी का इफेक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरीन प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। और जो इसकी नॉन वोलेटाइल नेचर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन, क्योंकि ये बिग एटम होता है, इसका मास ज्यादा होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड व्हिच कैन बी आस्क्ड एंड एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर ऑफ देम ऑल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, आप देखते हैं आपके सामने फ्रीऑन्स की बात की गई है। व्हाट आर फ्रीऑन्स? दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अहम एमसीक्यूज और पॉइंट्स मैंने आपके सामने एलैबोरेट किए हैं। मिसाल के तौर पे दे आर द एरोसोल प्रोपेलेंट्स। ये लाइट मास के कंपोनेंट्स होते हैं जो पार्टिकल्स को प्रोपेल अप कर देते हैं, जो ज़र्रात की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। दूसरा, हमारे पास दे आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, हमारे पास रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होते हैं। ये बहुत ज्यादा वाइड यूज रहा है इनका, और रेफ्रिजरेशन की वजह से ये चूंकि लाइट पार्ट मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और ओजोन की लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं। क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की एनर्जी 346 किलो जूल्स पर मोल है, जो कि रेडिएशन की मदद से टूट जाती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और वो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, वो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है, और ओजोन डिप्लीशन की वजह से फिर इसको बैन कर दिया गया है। आजकल फ्रीऑन्स को रेफ्रिजरेशन के तौर पे यूज नहीं किया जाता, इनकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन इन दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि रेडिएशन इनको तोड़ नहीं सकती। हाँ, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम थी, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और फ्री रेडिकल बनता है और ओजोन डिप्लीट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। आपके सामने क्लोरोफॉर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट है, एक मटेरियल है जिसको हम एज एन एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ये उसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया, CaCl3। और ये स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के काम भी आता है, बायोलॉजिकल एक्शन होता है, आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डिफरेंट स्पेसिमेंस को आप सेव करते हैं, तो हमारे पास एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। तो ये आपने याद करना है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेहतरीन यूज इसका एज अ सॉल्वेंट, एज एन इनर्ट मीडिया, डिफरेंट रिएक्शंस में यूज होता है, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। और ये फ्रीऑन्स की प्रोडक्शन में हम जो फ्रीऑन्स बनाते थे पहले, जिनको एज अ रेफ्रिजरेटेंट यूज किया जाता था, वो CCl4 से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इनको यूज किया जाता है, जो कि आपके सामने है। टेफ्लॉन नंबर 5, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस, हम इसकी बात करते हैं। बड़ी बेहतरीन प्लास्टिक है, थर्मली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से भी स्ट्राइक करती है, स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो करोजन फ्री मशीन्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे उसको इस प्लास्टिक को उसके ऊपर कोट कर दिया जाए या बनाया ही उनसे जाए, क्योंकि ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता, ये एसिडिक बेसिक मीडियम में स्टेबल रहता है, तो इसलिए इन मशीन्स को बनाया जाता है। बड़ी क्वालिफाइड और बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और तो टेफ्लॉन कवरिंग के काम आता है, वायर्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रही होती हैं उनको, और नॉन स्टिक पैन्स वगैरह जो आजकल मॉडर्न यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने के काम आता है। तो ये तमाम इसके बेहतरीन यूजेस हैं, और इसका फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। ये एक पॉलीमर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इन तमाम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा सकते हैं, इस तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 है, Which one of the following used as refrigerant? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी फ्रीऑन्स यूज होते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट्स, तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में आपके सामने है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर मैं एमसीक्यूज मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं किसी भी चीज का यूज पूछ सकता हूँ जो भी हमने पढ़े हैं, तो आप बताएंगे कि अगर नॉन स्टिक कोटिंग के तौर पे यूज करना है तो भी टेफ्लॉन यूज करना है, अगर हमने रेफ्रिजरेशन के तौर पे यूज करना है तो हमने फ्रीऑन्स को यूज करना है, अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज करना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करूंगा, अगर मुझे एक रिएक्शन के मीडियम में पोलर मटेरियल रिक्वायर्ड है तो मैं क्लोरोफॉर्म को यूज करूंगा। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर यू पीपल इन द एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यू आपके सामने है, आईपैक नेम ऑफ द हैलोथेन, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हैलोथेन एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। इसका आईपैक नेम स्ट्रक्चर आपके ज़हन में है, आपको पता है, इसका 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 ट्राइफ्लोरोइथेन। ये गलत नाम है। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो
और दोनों पोजीशंस पे वो सिमिलर स्टेटस पे आ रहे हो, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। मैंने आपको अभी नाम सिखाया है, तो उन ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, पोजीशन को मेंशन करते हैं, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो ईथेन बनता है आपके सामने। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एमसीक्यू जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर है वो किस तरह से क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है। अब मजीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड के बारे में मजीद बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात की गई है आप लोगों के सामने। वेल, अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस जो कि उन्हें मेंशन किए उनको पढ़ने से पहले जरूरी है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को ओवरव्यू किया जाए। अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ओके। एडिशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, यस ये याद रखना है, अल्काइल हैलाइड्स एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। और सैचुरेटेड होने के बावजूद चूंकि इनमें बॉन्ड जो पाया जाता है आप देख रहे हैं पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव अल्काइल चेन पे और पार्शियल नेगेटिव हैलोजन एटम पे, तो इस वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव। बॉन्ड इसका पोलर होता है, अब उसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव यूनिट्स आके अटैक कर सकते हैं, ये खुद एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। मैं कार्बन की बात करूं अगर, ठीक है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब ये रिएक्शन तो करते हैं और हैं भी सैचुरेटेड, तो ये दो तरह के रिएक्शंस करेंगे, या ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे। तो इन तमाम रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस में डिस्कस करूंगा। मिसाल के तौर पे आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर उसको पहले पढ़ना जरूरी है। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अल्काइल आयोडाइड्स। अब हमारे पास, हम जानते हैं बुक में पढ़ के आए हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज बेस्ड अपॉन द टू थिंग्स, बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूं जो कि थ्योरेटिकल एविडेंस तो देती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ के आ चुके हैं कि अल्काइल फ्लोराइड आर द मोस्ट रिएक्टिव, बट एक्सपेरिमेंटली वो रॉन्ग है। आपके पास अगर अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा कही जाती है तो वो एक्सपेरिमेंटली नहीं सही। एक्सपेरिमेंटली हम उसको देख चुके हैं कि वो थ्योरेटिकली तो जस्टिफाई करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली एंड एक्चुअली सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल आयोडाइड है। अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की, फिर अल्काइल क्लोराइड की और फिर अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, alkyl iodide is most reactive because its bond is easy to break. 228 kilojoules per mole energy is required to break this bond. While if I am talking about the alkyl fluoride, then a great amount of energy, 467 kilojoules per mole energy is required to break that bond. अब पहले से बना बॉन्ड टूटेगा ही तो फिर नया बॉन्ड बनेगा ना। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड जल्दी टूटता है वो नया बॉन्ड जल्दी बनाता है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और फिनोमिनल बॉन्ड एनर्जी है जिस पे डिपेंड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा, हमारे सिलेबस में है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और इसके साथ नेगेटिव यूनिट है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन करेगा वो हैलोजन एटम की वजह से होगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वो है। अब नेगेटिव हैलोजन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम अनदर ग्रुप। अब जब हम रिप्लेस की बात करते हैं तो वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, ठीक हो गया। अब इसकी तरफ जाते हैं, कौन सी सब्स्टिट्यूशन? अ नेगेटिव यूनिट इज गोइंग टू रिप्लेस अ नेगेटिव वन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह का है। मैंने रिएक्शन के स्टार्ट में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया था, और मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वो रिएक्शन यूज होने हैं। हमारे पास सारे अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब उनमें से अल्काइल आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड की स्पेसिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इनकी स्पेसिफिकेशन जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है उसकी बेस पे जाऊंगा। तो मेरे पास दो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो दोनों आपके सामने मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में एलैबोरेट किए हैं। इट्स अ ग्रेट वर्क फॉर यू पीपल, मस्ट फोकस ऑन दिस। ये एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए ये मॉड मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं डिवाइड करता हूं, तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमोलिक्यूलर। अभी बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायमोलिक्यूलर, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलेकुलर। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो आपके सामने है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं, याद रखना है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होता है, मीडियम जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। इट्स एन MCQ, यू मस्ट मेमोराइज दैट। हमारे पास ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। अभी आपको मैं स्लाइड्स पे ये स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अभी आप ये पॉइंट समझें। अब वन स्टेप मैकेनिज्म है,
एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है, और दूसरा लिविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में जा रहा है। सबस्टेट अल्काइल हैलाइड जिस पर अटैक हो रहा है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों उसी एक स्टेप में है, द ओनली स्टेप विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब उसमें ही दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास हम कहेंगे इसकी मोलेकुलरिटी बायमोलेकुलर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग SN2। हमारे पास ओनली स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और सबस्टेट है, इसलिए बायमोलेकुलर रिएक्शन है और इसीलिए इसकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। These all are MCQs, specific mode of written for you people so that you can understand। ये बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर किनेटिक्स को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और चूंकि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप से अटैक कर रहा होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें जो नेगेटिव यूनिट होता है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, जिस वजह से मैं कहता हूं कि 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही स्टेप है, हमारे पास एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आता है। अब चूंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये काम कर रहे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है। हम पढ़ के आ चुके हैं बारहा, अगर कार्बोकेटाइंस की अगर हम रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, तभी तो ये नहीं बनता। अब बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगी। हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होगा, हमारे पास उसकी हिब्रिडाइजेशन चेंज होगी, sp3 अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड नॉन प्लेनर, ये सारे वर्ड्स एमसीक्यूज हैं, एक मॉलिक्यूल है। जब इंटरमीडिएट बनेगा तो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग को अगर फॉरगेट कर दें तो दरमियान में ट्रायंगल sp2 हिब्रिडाइज्ड फॉर्म में आएगा, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ऑफ कोर्स वो भी sp3 हिब्रिडाइज्ड होगी, नॉन प्लेनर होगी। अब हिब्रिडाइजेशन चेंज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, sp3 sp2 एंड sp3, और आपके पास 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जो कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जो मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, आपके पास OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इसमें मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है। स्टीरिक हिंड्रेंस वो होती है ज्योमेट्री की वजह से जो रुकावट होती है। अब स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, तभी तो एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। इंटरमीडिएट स्टेज जिसकी मैंने अभी बात की वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेड है। आप देख रहे हैं कि OH की बॉन्ड मेकिंग और ब्रोमाइड की बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि अब जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है सेंट्रल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है उसके साथ, वो 100% इन्वर्जन में है, मॉलिक्यूल उलट गया है। पहले राइट साइड पे लेट्स सपोज नेगेटिव था, अब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयन मौजूद है। तो ये आपके सामने है इसका मैकेनिज्म जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की। आपके सामने कंपैटिबल मैंने लिख दिया है, SN1 यूनिमोलेकुलर रिएक्शन इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन होता है। SN2 फेवर होता है प्राइमरी में, टर्शियरी कौन सा करते हैं, SN1। क्यों? क्योंकि एक तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। कंपैटिबल ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में होता है, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल एट ए टाइम अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। जब तक कि पहला बॉन्ड टूटे और लिविंग ग्रुप सिस्टम को छोड़ के ना चला जाए और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ना बने, तब तक हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है, असल स्टेप है, जिसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनना है, जिसमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है, जिसमें हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 होनी है, और फिर हमारे पास ऑप्शन आएगी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, और इस वजह से इसको यूनिमोलेकुलर रिएक्शन कहते हैं। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज द मोलेकुलरिटी। और ये हमारे पास यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आ रहा है उसी पे रेट डिपेंड कर रहा है, और इसी वजह से इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड। भाई एक स्टेप में जब टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, हमारे पास अब ऑप्शंस मौजूद हैं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल चाहे वो स्ट्रॉन्गर है चाहे वो वीकर है। द पॉपुलर MCQ हियर ऑफ MDCAT, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा अब उसने अटैक कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटाइन मौजूद है, और वो अटैक फ्रंट से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है। इस वजह से मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन यानी उसी साइड पर रहेगा, और 50% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगी
इन्वर्जन पलट जाएगी। ये सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई हैं। और हिब्रिडाइजेशन फर्स्ट स्टेप में sp3 से sp2 चेंज होती है और फिर सेकंड स्टेप में sp2 से sp3 हो जाती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू पीपल, ये जो मैंने एंड में लिखी है नंबर 11 पे, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 भी, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 भी। अब इन दोनों में से फास्ट स्टेप कौन सा होता है? हमारे जहन में ख्याल आता है कि भाई SN1 में 2 स्टेप हैं, शायद ये स्लो हो। ऐसा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर MCQ में पूछा जाए कि रिएक्टिविटी अगर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज की जाए तो किसकी ज्यादा है? SN1 रिएक्शंस की स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। हम इसको ल्यूकास टेस्ट में भी बेस बनाते हैं और पढ़ते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड आ रही है जिसमें SN1 का रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है। पहला स्टेप स्लो है जिसमें हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है और फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से प्रोडक्ट बनती है। कुछ MCQs भी इसमें शेयर करते हैं SN1 SN2 के हवाले से। आपके सामने स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो ये मैंने कहा था बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी पैटर्न को समझने के लिए जरूरी थी। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो डेल्टा ऑप्शन आ रही है 290 किलो जूल्स पर मोल कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आपने याद रखना है। ये जो लिविंग ग्रुप की जो क्वालिटीज हैं इसका कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट है, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना बुरा लिविंग ग्रुप होगा। सो ये आपके सामने है। तो उसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास वो जो है बीटा ऑप्शन है एंड द लिविंग ग्रुप आयोडाइडाइन। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ में जो आयोडाइडाइन है दैट इज द गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज द वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये MCQs फॉर द अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन करें इसकी रिएक्टिविटी का, एक और MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप नहीं इफेक्ट करता है, ये स्लो स्टेप में मुश्किल होगी, हमने टर्शी कार्बोकेटाइन बनाना है। बीटा ऑप्शन कह रहे हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट बिल्कुल अफेक्ट करता है। चार्ली ऑप्शन कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, यस टर्शियल अल्काइल हैलाइड शो द SN1 मैकेनिज्म। और डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बिल्कुल मैटर नहीं करती SN1 में, मैंने यही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि SN1 में टर्शी कार्बोकेटाइन पहले बन चुका होता है। सो ऑल दीज MCQs आर इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक, और इसके हवाले से मजीद पढ़ते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और मजीद देखते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपके MD कैट के सिलेबस में जो रिएक्शंस लिखे गए हैं उनमें से एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जिनकी डिटेल मैंने बताई। दूसरे उसने लिखा हुआ है रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी अहम बात जो कि मैं आपके सामने अभी बोलूंगा, हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज करता हूं NaOH, उसमें मैं वाटर ऐड कर देता हूं, तो NaOH एक्वस मीडियम में एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फंक्शन करेगा। उसका OH नेगेटिव आयन विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर वही दो रिएक्टेंट्स मैं मीडियम अल्कोहलिक कर देता हूं तो फिर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और मेरे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे जिनकी डिटेल मैं अभी बताता हूं। हमारे पास आपके MD कैट में जो पोटेशियम साइनाइड एक कंपाउंड का रिएक्शन दिया गया है उसके साथ अल्कोहलिक एंड एक्वस दोनों वर्ड बोले गए हैं। अगर मैं NaOH उसके साथ अल्कोहल या एक्वस मीडिया करता हूं तो रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ चाहे अल्कोहलिक मीडिया यूज करता हूं चाहे एक्वस मीडियम यूज करता हूं तो इन दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। पोटेशियम साइनाइड किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ चाहे एक्वस मीडिया में रिएक्शन करे चाहे अल्कोहलिक मीडिया में, उसकी रीजन है, और उसकी रीजन ये है कि साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेगा। मैंने रिएक्शन पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है। किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ आप पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करें, कोई भी मीडियम यूज कर लें, यू विल गेट द अल्काइल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स एज योर प्रोडक्ट। क्लियर है? और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा रिएक्शन एमोनिया के साथ दिया गया है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल एमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट स्टेप में उसकी हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करते हैं। प्राइमरी मीन्स बनती हैं, सेकेंडरी मीन्स बनती हैं, टर्शरी मीन्स बनती हैं, और फिर रिएक्शन रुकता नहीं है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को भी डोनेट करके अल्काइल चेन्स को अटैच कर सकता है और यूं हमारे पास
ये कंपाउंड की सीरीज भी चलती है। सो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमीन्स की भी बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की फॉर्म में ये जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं, जिनकी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी की है, आपको मैंने स्लाइड्स पे भी दिखाई है एमसीक्यू, मजीद एक दो एमसीक्यू आप देखें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरे वीक को रिप्लेस करेगा ना, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने वर्ड लिखा है बेस। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, ये एमसीक्यू, इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। मैं कहता हूं एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये पॉइंट अभी आपको मैं एलैबोरेट करता हूं। सेकंड एमसीक्यू, ईज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द SN2 रिएक्शन इज, ईज मतलब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ज्यादा आसानी से कौन से अल्काइल हैलाइड करेंगे, सारी डिटेल पढ़ी, हमें पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स टॉप प्रायोरिटी पे आसानी से SN2 मैकेनिज्म करते हैं। और अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आंसर करता हूं, उसने मुझसे ईज ऑफ रिएक्शन पूछी है SN2 की, तो मैं कहूंगा प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वन मोर थिंग, अगर मैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कह देता SN2 की जगह पे, तो सर ऑर्डर रिवर्स हो जाता, हमारे पास टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात आप देखें, हमारे पास सेकेंडरी का वर्ड बहुत कम यूज किया गया मेरी डिस्कशन में। सर प्राइमरी SN2 ओके, टर्शियरी SN1 ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी? तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी का केस दो चीजों में आपने याद रखना है, बड़ी अहम बात बोलने लगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स अगर उनके साथ स्मॉलर ग्रुप्स या चेन्स अटैच हैं तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, क्योंकि उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी। और वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जिनके साथ बल्की ग्रुप अटैच हैं, दे विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और वो टर्शियरी वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पहले बनाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होते हैं, SN2 नॉन पोलर में। अब अगर मैं सिंपल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम लेता हूं और मैं साथ में एमसीक्यू में लिख देता हूं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट फॉलो, तो अब मेरे ज़हन में फौरन आना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब मैं स्ट्रक्चर पे बाद में देखूंगा, पहले मैं पोलैरिटी ऑफ द मीडियम की बात करूंगा, और अगर मैं नॉन पोलर वर्ड बोल दूंगा तो फिर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वन। अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की स्लाइड आपके सामने है। आई एम डिफाइनिंग, डेफिनेशन लिखी है, वो सारी डिटेल बता रहा है कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, आपके सामने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और हमारे पास अगर उनको रिप्लेस करना है एलिमिनेशन से तो हम क्या करेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, लिखा आपके सामने भी है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वही रिएक्टेंट्स अल्कोहलिक मीडिया में NaOH एक्वस मीडियम में वाज प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं अल्कोहलिक मीडिया प्रोवाइड करूंगा तो OH नेगेटिव आयन की स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे बिहेव करेगा। और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आती है तो स्ट्रॉन्ग बेस इज गोइंग टू अटैक द बीटा हाइड्रोजन और हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। वो तमाम पॉइंट्स आपके सामने है, स्लाइड आप देख सकते हैं। नंबर 1, देयर इज अनदर साइट प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द सेम टाइम। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बेस बना रहे हैं। Such a site in an electrophilic hydrogen atom attached to the beta carbon, जो कि बीटा हाइड्रोजन है, उस साइड पे स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगी। तो ये तमाम पॉइंट्स। नंबर 3, when the attack takes place on the beta hydrogen we get an alkene instead of a, हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कर देते हैं ना, अब हम सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े, अब हम एलिमिनेशन पढ़े हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, आप याद कर लें, अभी इलैबोरेटेड स्लाइड भी दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन आप स्लाइड देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपके सामने एलैबोरेटेड है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। हमारे पास बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। वो तमाम पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह स्ट्रॉन्ग बेस आती है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है और किस तरह लिविंग ग्रुप सिस्टम से जा रहा है, और नेट रिजल्ट हमारे पास चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ sp3 से sp2 सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड अल्कीन की फॉर्म में सामने आ रहा है। सो दिस इज द वर्थ इंपॉर्टेंट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास बाय प्रोडक्ट बनती है और जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनती है। स्लाइड आपके सामने है। फिर दूसरी कैटेगरी में उसने मैकेनिज्म ऑफ द E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी स्लाइड देखें।
तो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म बीटा लेमिनेशन का वही बात कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और पहला स्टेप स्लो होता है, वही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। उस स्टेप में एक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का, दैट्स व्हाई दैट इज यूनिमोलेकुलर इन नेचर। इसका पहला स्टेप, E1 का पहला स्टेप SN1 से मैच करता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में फर्क है, क्योंकि SN1 में सब्स्टिट्यूशन होनी है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, लेकिन एलिमिनेशन में आप देख सकते हैं कि बेस अटैक करती है और एलिमिनेशन होती है, बनती अल्कीन ही है, और ये अल्कोहलिक मीडिया में होता है ताकि स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट हो सके। सो आपके सामने ये स्लाइड रखी गई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1, एलिमिनेशन रिएक्शन बायोमोलेकुलर एंड एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलेकुलर, उसकी स्लाइड भी आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। ये पॉइंट्स मैंने स्पेसिफिकली एलेबोरेट किए हैं फॉर यू पीपल, ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें, नोट डाउन कर सकें और एंट्रेंस टेस्ट में सवालों का जवाब दे सकें। आप देख सकते हैं E1 एलिमिनेशन, इसको यूनिमोलेकुलर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स है, ये बातें मैं बता चुका हूं। और इसमें ऑर्डर ऑफ द ईज, जाहिर बात है जो भी 1 रिएक्शन है यूनिमोलेकुलर है वो टर्शरी ज्यादा स्पीड में करेंगे, प्राइमरी लीस्ट करेंगे, और वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने जो कंपैरिजन किया बायोमोलेकुलर एलिमिनेशन के हवाले से, उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है और टर्शरी की सबसे कम है। सो दीज आर द वर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्लाइड्स आपके सामने है। और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं। एमसीक्यू आपके सामने स्लाइड पे आ रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एन अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके सामने स्लाइड पे है। हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, चाहे अल्कोहल की चाहे अल्काइल हैलाइड की। जब कोई भी मॉलिक्यूल क्विट आउट करता है तो दैट इज एलिमिनेशन। तो मेरे पास ऑप्शन अल्फा आंसर है। और बीटा लेमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्काइल चेन में जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो बेसिक मैटर करता है, जो एसिडिक नेचर होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो यूं आपके सामने क्वेश्चन आता है। एक और एमसीक्यू स्टूडेंट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आपके सामने। Which one of the following alcohol does not involve beta elimination reaction? It's a beautiful question. आपके सामने एमसीक्यू है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। एल्कोहल बीटा एलिमिनेशन कौन सी है जो नहीं करेगी? जिसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। हर वो अल्कोहल जिसके पास बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन है वो बीटा एलिमिनेशन करेगी, और वो अल्कोहल्स जिसमें बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगी। तो माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन में अल्फा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, अल्फा के साथ जो कार्बन एटम अटैच है दैट इज बीटा कार्बन, नियोपेंटाइल अल्कोहल बताई गई है। अब बीटा कार्बन के पास अल्काइल चेन्स लगी हैं लेकिन हाइड्रोजन कोई नहीं है, सो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। दैट वर द फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।